Welcome to MEDIAE classes. This is second lecture of second chapter, class 12th. Chapter name is electric potential and capacitance. Okay. In this lecture, we will start from electric potential due to system of charge. Okay. So, topic is electric potential due to system of charge. Due to system of charge means due to point charge electric field is equal to kq by r. ये पिछले लेक्चर में ऑलरेडी हमने इसको डिराइव किया था. इस लेक्चर में कि इफ बहुत सारे चार्ज अगर अवेलेबल हैं तो ड्यू टू विच एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं. ओके. So now let us consider एक point charge origin पे lie करता है, that is capital Q, and there are several many charge like suppose कि यहाँ पे Q1 है having position R1, Q2 having position R2, like Q3, Q4, Qn. मैं assume करते हैं कि n charge है. Okay, Rn. There are n charge available. Now इस n चार्ज के कारण से इस ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा. तो क्या कर देगा, पहले Q1 का पोटेंशियल फाइंड करेंगे ओरिजिन पे, फिर Q2 का पोटेंशियल, फिर Q3 का पोटेंशियल. यहाँ पे चार्ज ना भी हो तो यहाँ पे ओरिजिन है तो Q1 का पोटेंशियल, Q2 का पोटेंशियल, Qn का पोटेंशियल फाइंड करना अपने को. सो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 कितना होगा, एज्यूम करते हैं V1 विच इज इक्वल टू K Q1 अपॉन R1. सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, that is V2 equal to K Q2 upon R2. Similarly n charge Qn जो चार्ज है उसके कारण से, so due to charge Qn electric potential indicated Vn equal to K Q upon K Q n upon Rn. ठीक है. Now नेट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है. दैट्स व्हाई हम सारे पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. सो नेट पोटेंशियल एट origin is given by V1 plus V2 Vn. So V is equal to K Q1 by R1 plus K Q2 upon R2 dot dot, that is K Qn upon Rn. कहने का मतलब कि बहुत सारे चार्जेस हैं तो पहले हर एक का चार्ज फाइंड कर, चार्ज के कारण से पोटेंशियल निकालने का, एंड देन आफ्टर उस सब को ओवरऑल क्या करने का, ऐड कर देने का. ठीक है. इस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हम इस पे क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं. यानी नेट पोटेंशियल इज ओवरऑल द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल. ओके. सो क्वेश्चन जो इसके बेस्ड हैं वो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. एक टाइप का होता है कि सपोज इट इज अ स्क्वायर, एक स्क्वायर दिया हुआ है. सपोज ये चार्ज है Q, माइनस Q, Q एंड दिस इज Q. कुछ भी हो सकता है, जो वैल्यू लेना आपको. इच साइड इज L. वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर. ओके. सो सपोज A B C D, अपने को इसके सेंटर में पोटेंशियल निकालना है. तो पहले क्या करेंगे, हर एक चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे. Q के कारण से पोटेंशियल माइनस Q, Q एंड Q, एंड देन आफ्टर सारे पोटेंशियल को ऐड कर देंगे. सो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए निकालते हैं.
तो अपने को क्या चाहिए होगा, यहाँ पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वी रिक्वायर दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस रिक्वायरमेंट होगा। अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए ये टोटल, ये क्या आपका, दिस इज डायगोनल और द स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल तो √2 इंटू एल, वैसे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर से ओवरऑल ये पूरा का पूरा डायगोनल का लेंथ होगा विच इज इक्वल टू √2 एल, √2 इंटू साइड। तो ये पूरा का पूरा यानी दैट इज AC है। सो ये डिस्टेंस कितना आएगा, सो एज्यूम दिस इज O, सो AO इक्वल टू AC अपॉन 2, AC का वैल्यू √2 L अपॉन 2 विच इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा द √2 L बाय √2, यानी ये A से लेके O तक का डिस्टेंस आएगा L बाय √2। सिमिलरली दिस इज आल्सो A बाय √2, ये भी आधा जो है दैट इज L बाय √2 एंड दिस इज आल्सो L बाय √2। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, सो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट कॉर्नर ए कॉर्नर के कारण से पोटेंशियल का वैल्यू कितना निकलेगा, मैं इसको इंडिकेट करता हूं VA से, विच इज इक्वल टू KQ अपॉन AO, और AO है कितना L बाय √2, तो L बाय √2 विच इज इक्वल टू √2 KQ अपॉन L। ओके, सिमिलरली VB कितना निकलेगा, VB पे यानी पोटेंशियल माइनस चार्ज है तो निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निगेटिव होता है, तो माइनस KQ अपॉन L बाय √2 विच इज इक्वल टू √2 KQ अपॉन L। सिमिलरली C पॉइंट का पोटेंशियल, सो VC इज इक्वल टू KQ अपॉन L बाय √2 इक्वल √2 KQ अपॉन L। एंड नेक्स्ट D का, तो VD इक्वल टू KQ अपॉन L बाय √2, सो विच इज इक्वल टू √2 KQ अपॉन L। सो अब चार चार्ज था, चारों के कारण से हमने सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लिया। सो नेट पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, सो नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू सब का सम दैट इज VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD। वैल्यू रख दीजिएगा तो एक वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू रखिए तो √2 KQ बाय L माइनस KQ बाय L प्लस √2 KQ बाय L प्लस √2 KQ बाय L। ये सेम पोर्शन है तो एक पोर्शन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये ट्वाइस हो जाएगा दैट इज 2√2 KQ बाय L। सो दिस इज द नेट पोटेंशियल। सो कहीं पे भी नेट पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी बहुत सारे चार्जेस अवेलेबल है, इन दैट कंडीशन हर एक का पोटेंशियल निकालने का और फिर वहां पे उसको ऐड कर देने का, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड हो जाएगा। ओके, सो ये टाइप का क्वेश्चन है कि कोई डायग्राम ये हो सकता है कि ये स्क्वायर है, क्यूब दे दें, ठीक है, क्यूब के लिए भी सेंटर में फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। सो एक ये टाइप का क्वेश्चन हो गया। और एक टाइप होता है बैलेंस्ड कंडीशन, मींस दो चार्ज दिया हुआ है तो एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर नेट पोटेंशियल का वैल्यू 0 है। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, सो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है, सपोज हेयर इज -q एंड हेयर इज +q, सॉरी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, एक -q एक +q। ये सिस्टम सपोज इट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। ओके, नाउ आपको इस एक्सिस पे कहीं भी एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 है। तो ध्यान देने वाले ये बात है कि इफ
दो चार्ज दिया हुआ है, अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन अपोजिट है, देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू है, इन दैट कंडीशन इस दो चार्ज के बाहर पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होगा। मतलब हुआ, अगर आप सपोज एज्यूम कर लिया कि दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, आप फाइंड नहीं कर सकते। मीन्स अगर ये दोनों सेम नेचर का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाहर जीरो होगा, ठीक है, इनसाइड में नहीं होगा। और अगर दोनों अपोजिट नेचर का है, ठीक है, अगर दोनों के दोनों चार्ज जो है वो अपोजिट नेचर का है, इन दैट कंडीशन जो बाहर पोटेंशियल का वैल्यू जीरो नहीं आता है, ठीक है, जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है कि इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट निकालो जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना है आपका, जीरो है, ठीक है। अगर सेम नेचर अपोजिट नेचर, अगर अलग यहाँ 2 कूलम 3 कूलम रखेंगे तो कहीं भी आ सकता है। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, अगर मैं अभी ऐसे निकालूं माइनस क्यू और प्लस क्यू है तो बाहर पोटेंशियल का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, यानी आपको अंदर में ही कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, बाहर निकालोगे तो वेरिएबल ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर ये दोनों सेम नेचर का हो गया, ये यही प्लस है यही प्लस है, इन दैट कंडीशन आप इनसाइड में निकालोगे तो पोटेंशियल का वैल्यू जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखने का कि मैग्नीट्यूड अगर सेम रहे, या दोनों निगेटिव रहे या दोनों पॉजिटिव हो, तो अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। एंड अगर बाहर हो, यानी अगर दोनों अपोजिट नेचर का हो, तो बाहर पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। एज्यूम करते हैं कि एक पॉइंट P लाई किया यहाँ पे, ओके, जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है ऐसा हम मानते हैं। तो यहां से एज्यूम डिस्टेंस कर लिया x एंड ये एज्यूम कर लिया आपका 10 माइनस एक्स। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस निगेटिव का पोटेंशियल निकालेंगे यहाँ पे, और फिर आपका इस पॉजिटिव का पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज माइनस क्यू कितना होगा, इसको हम v माइनस लिखते हैं, तो माइनस के कारण से निकलेगा आपका माइनस के क्यू अपॉन, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है x। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन 10 माइनस एक्स। पॉजिटिव का पोटेंशियल निकल गया, निगेटिव का पोटेंशियल निकल गया। नाउ नेट पोटेंशियल कितना होगा, सो नेट पोटेंशियल V इक्वल टू V माइनस प्लस V प्लस, सो V इक्वल टू Vp मतलब पोटेंशियल एट P, तो V माइनस है माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस के क्यू अपॉन 10 माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P पे क्या पोटेंशियल जीरो, तो अब इसको वैल्यू जीरो कर देंगे, सो जीरो इक्वल टू माइनस ऑफ के क्यू अपॉन एक्स प्लस के क्यू अपॉन 10 माइनस एक्स। नाउ इक्वल कर दीजिए, तो ये इस साइड आ जाएगा, दैट इज के क्यू अपॉन एक्स इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 10 माइनस एक्स, कैंसिल, रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो x इक्वल टू 10 माइनस एक्स, इसको इस साइड लाएंगे, दैट इज 2x इक्वल टू 10, सो x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वो तो ऐसे ही पता लग जाएगा आपको, मैग्नीट्यूड अगर अपोजिट है तो एग्जैक्टली उसके मिड पॉइंट पे बैलेंस पॉइंट। तो ये क्वेश्चन हुआ बैलेंसिंग पे। अगर चार्ज अमाउंट में सेम नहीं है तो फिर आप हो सकता है कि वो इनसाइड में भी जीरो और आउटसाइड में भी जीरो। मैंने ये जो कंडीशन बताया कि जो चार्ज अगर सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट नेचर का है तो बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, और अगर सेम नेचर का हो गया तो अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। ओके, तो एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया, एक हो गया शेप दिया हुआ उसके टाइप के क्वेश्चन। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। अभी पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज।
यानी बहुत सारे चार्ज अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। एज्यूम टेस्ट चार्ज और सॉरी एक पॉइंट चार्ज है कैपिटल क्यू एंड देयर इज अनदर सिस्टम ऑफ चार्ज R1 R2 n चार्ज है, मैं डायरेक्टली n ले लेता हूं, कितना भी चार्ज हो that is Rn. Now we have to find the potential electric potential energy between this pair of charge, यानी जो सेंटर पे है। सिस्टम ऑफ चार्ज का अलग पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा और इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका अलग केसेस निकलेंगे और दोनों केस में अलग अलग निकलता है। सिस्टम ऑफ चार्ज का बोला है तो फिर अलग अलग बनता है, वो भी हम सॉल्व करेंगे अभी। तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन सपोज O और Q1 है, Q1 कितना निकलेगा माइनस के Q1 Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R1। सिमिलरली U2 माइनस के Q2 Q अपॉन R2। सपोज N है तो माइनस के Qn Q अपॉन Rn। सो नेट पोटेंशियल क्या होगा, अगेन पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, सो वो डायरेक्टली वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो K सो नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस UN। सो U इज इक्वल टू माइनस KQ, सब में से कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Qn अपॉन Rn। ये एक थियरी है, इस पे बेसिकली न्यूमेरिकल्स आते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। सो नेट पोटेंशियल एनर्जी में क्या करने का, टोटल एनर्जी टोटल इंडिविजुअल का सम कर दीजिए, दैट विल कैलकुलेटेड टोटल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। और इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम में एक ही चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो मैटर करता है, पेयरिंग ऑफ चार्ज। चार्ज का पेयर्स जितने होंगे उतने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना पड़ेगा। देखिए कैसे, सपोज क्वेश्चन है एक स्क्वायर है, स्क्वायर पे सपोज कि यहाँ पे चार्ज है आपका, हर एक कॉर्नर पे चार्ज क्यू है, कुछ भी हो सकता है, एंड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज L एंड क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, यानी अब ये नहीं बोला है कि किस चार्ज के बीच फाइंड करना है, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो सबसे पहला पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट टाइम में सबसे पहला काम होता है पेयरिंग ऑफ चार्ज। इसमें ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है इसमें कितने पेयर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए A B C D, इसमें एक पॉसिबल है ए बी के बीच पोटेंशियल का पेयर, मतलब चार्ज का पेयर क्यू क्यू, दूसरा पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। चार पेयर तो अलोंग द साइड निकल गया और ये चारों के चारों इक्वली है क्योंकि सबके बीच में लेंथ क्या आपका L। नाउ इसके अलावे दो पेयर और भी है, A Q डायगोनल एंड D B, यानी टोटल इसमें 6 पेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें से 4 तो सेम है, ये और ये पोर्शन सेम है। तो आप डायरेक्टली UAB निकालो या डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हम एक निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन AB फॉर्मूला माइनस के Q1 Q2, दोनों पे चार्ज कितना है Q, तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस विच इज इक्वल टू L। सिमिलरली आप निकालोगे UBC इज इक्वल टू
यू सी डी इज इक्वल टू यू डी ए, सब के सब कितना निकलेगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल। यानी ओवरऑल ये बोलिए कि अलोंग द साइड पोटेंशियल एनर्जी निकला 4 इंटू दिस टाइम। ये सबको हम सम कर देंगे, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट पेयर है आपका डायगोनल के अलोंग, तो ए सी पोटेंशियल अलोंग ए सी कितना होगा माइनस के क्यू स्क्वायर, तो कॉमन है, और ए और सी के बीच का डिस्टेंस अगेन ये स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है √2 इंटू साइड, तो नीचे में कितना आ जाएगा √2 इंटू साइड। सिमिलरली डी बी जो आपका यू डी बी है वो भी इतना ही आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 एल। नाउ सो टोटल नेट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू सी डी प्लस यू डी ए प्लस यू ए सी प्लस यू डी बी। अब सबका सम कर दीजिए, तो देखिए ये और ये चारों सेम ही है, तो लिखो तब ऐड करो। मैं किस स्टेप में कर देता हूं इसको 4 माइनस के क्यू अपॉन एल, सबको ऐड करोगे चारों को, इस पूरे को, तो ये आ जाएगा। और इन दोनों ये भी सेम है, तो प्लस 2 माइनस के क्यू स्क्वायर बाय √2 एल। देखिए ये था ना के क्यू स्क्वायर √2 एल, तो इन दोनों का सम करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, और ये चारों का चारों टाइम, तो मैंने उसको ऐड कर दिया खाली। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका √2, सो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल। यहाँ क्या बचेगा 4 और यहाँ पे क्या बचेगा √2, सो दिस इज द नेट पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। इन दैट कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डू पेयर। अगर आप पेयरिंग करोगे तो ही निकलेगा, अगर एक भी पेयर छूटता है तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन रॉन्ग आएगा। ओके, एक ये हो गया। अब मान लो क्यूब लेते हैं, ठीक है। क्यूब में कितने टाइप के मतलब क्यूब के लिए अपने को फाइंड करना पोटेंशियल एनर्जी, ये स्क्वायर के लिए था हर एक का, तो यहाँ पे क्या था हर एक के बीच पेयरिंग करके निकाला, पूरा सिस्टम का बोला था, इसीलिए ये नहीं बोल सकते थे कि सिर्फ 1, 2 और 3 लेना है, पूरे सिस्टम का बोला था। पूरे सिस्टम में जितने भी पेयर्स बनते हैं उस सब का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना होता है। नाउ नेक्स्ट एज्यूम करते हैं क्यूब है और क्यूब के कॉर्नर्स पे रखा हुआ है आपका चार्ज। सो assume there is a cube in which at each corner same amount of charge is placed. डिफरेंट होगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक मेथड है, ये ट्रेंड ही फॉलो होगा चाहे चार्ज अलग ही क्यों ना हो, ठीक है। खाली वैल्यू प्लेस करते जाना है और कुछ नहीं। मान लीजिए क्यूब का साइड L है एंड हर एक कॉर्नर पे हमने चार्ज रखा Q। Again, to find potential energy of system, क्वेश्चन सेम ही है, find electrical potential energy of system। इस सिस्टम का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना अपने को। फिर से पेयरिंग आएगा, ठीक है। इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के पेयरिंग होंगे, along the side, along the face diagonal और along the body diagonal। देखिए कैसे along the side पेयर करेंगे। देखिए 1 पेयर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। There are 12 pairs along the side। तो मैं लिख देता हूं इसको कि पोटेंशियल एनर्जी along the side of cube U
1 मान लेते हैं इसको, तो कितना होगा, टोटल कितने पेयर निकले, 12, और एक का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल। अब इंडिविजुअल निकाल के सम करोगे तो भी वही आएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एल, के क्यू स्क्वायर बाय एल। तो ये 12 पेयर क्या है, सेम है, तो एक निकाल के 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। ये पोटेंशियल अलोंग द साइड ऑफ द क्यूब। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी अलोंग फेस डायगोनल। क्योंकि पेयरिंग है, कोई भी ऐसा पेयर नहीं जिससे दोनों का दोनों चार्ज सेम आना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, अलग अलग। फेस डायगोनल का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका क्यूबॉइडल शेप में है, तो फेस डायगोनल का मतलब इसे फेस कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। अभी हमने कैसे लिया चार्ज का पेयरिंग, दिस अलोंग द साइड। नाउ ये ऊपर का फेस है, एक कॉर्नर यहां भी है, एक कॉर्नर यहां पे भी है, ठीक है, तो अपने को आप कैसे लेना है, क्रॉस में। तो एक फेस पे कितने डायगोनल, 2 डायगोनल। अगर बात करो यहाँ पे, तो एक ये और एक ये, 2 डायगोनल होते हैं एक फेस पे। और ऐसे ऐसे क्यूब में कितने डायगोनल होते हैं, 6, सॉरी, क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6। एक फेस पे फेस डायगोनल कितना, 2, तो टोटल कितने फेस हैं, 6। तो टोटल कितने पोटेंशियल एनर्जी का पेयर होंगे, 12। एक फेस पे 2 और ऐसे ऐसे 6 होता है, टोटल 12 पेयर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 12 माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन, अब ये डिस्टेंस एल नहीं है, हमने फेस डायगोनल लिया है, यानी ये जो है नीचे में हर एक क्यूब एक स्क्वायर होता है, हर एक फेस, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर का डायगोनल। तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2 इंटू एल, फेस डायगोनल ले रहे हैं ना, तो √2, यानी आप जो ये होगा √2 एल। दिस इज द फेस अलोंग द फेस डायगोनल। अब थर्ड वन है अलोंग बॉडी डायगोनल। क्यूब का बॉडी डायगोनल भी होता है, कैसे, एक ये, एक यानी इसके टॉप से इसका लोअर, या फिर इसके लोअर से इसका टॉप, ठीक है। अगर ऐसे की बात करो तो एक हो जाएगा यहाँ इसके टॉप से इसका लोअर एक डायगोनल, इसके टॉप से इसका लोअर 2 डायगोनल, सिमिलरली एक तीसरा और इसके टॉप से इसका लोअर 4, यानी पूरे क्यूब का 4 डायगोनल होता है, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी अलोंग बॉडी डायगोनल, पोटेंशियल एनर्जी अलोंग बॉडी डायगोनल, क्यूब का 4 बॉडी डायगोनल होता है, तो डायरेक्टली U3 इक्वल टू लिखेंगे हम 4 माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन, अब बॉडी डायगोनल के बीच का लेंथ, बॉडी डायगोनल का मतलब हुआ क्यूब का डायगोनल, तो किसी भी क्यूब का डायगोनल √3 इंटू साइड होता है, स्क्वायर का √2 इंटू साइड, एंड क्यूब का डायगोनल जो होता है, दैट इज, मैं यहां से बात करूं यहां से लेकर के यहां तक, तो देखिए ये कितना है √2l, ये कितना है l, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका √3l, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √3l। अब कोई पेयर नहीं बनेगा, सारे पेयर्स बन गए। इसका मतलब हुआ कि इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो नेट पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3, इसके बाद में आप वैल्यू रख दीजिए, तो -12 के क्यू स्क्वायर बाय एल, -12 के क्यू स्क्वायर बाय √2l, -4 के क्यू स्क्वायर बाय √3l। नाउ इसको सिंप्लीफाई करके जो आपको कॉमन निकालना है, विच इज ये आपका 4 कॉमन निकल जाएगा, -4 के क्यू स्क्वायर बाय एल, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 प्लस 1 बाय √2 प्लस यहाँ भी 3 आएगा ना, 3
एंड दिस इज इक्वल टू 1/√3। इसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है, मेन यही है, पेयरिंग छूटा तो पोटेंशियल एनर्जी में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आते हैं। चार चार्जेस दिए हैं तो चारों पेयर कीजिए, जितने भी टाइप का हो सकता है फाइंड कर लीजिए। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन टॉपिक फॉर कंपटीशन एग्जाम, क्योंकि इस पे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से क्लियर है। इक्वी मतलब इक्वल पोटेंशियल वाले सरफेस, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है। सो द सरफेस एट विच वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज सेम, ओके, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो द सरफेस at which electric surface at which value of electric potential is same at all the point, या तो सेम हो या कांस्टेंट वैल्यू हो, बात है बड़ा, इज नॉन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब किसी भी सरफेस पे पोटेंशियल सेम हो, इसके लिए कंडीशन क्या है? तो इसके लिए कंडीशन आएगा उसके फॉर्मूले से। नाउ क्या जानते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R। नाउ K कांस्टेंट है, कूलम्ब कांस्टेंट, Q चार्ज है जो एक बारी आपको दे दिया गया तो आप वेरी नहीं कर सकते। आप क्या वेरी कर सकते हैं? डिस्टेंस। इट मीन्स कि इफ वी सेलेक्ट द सरफेस एट इक्वल डिस्टेंस, पोटेंशियल ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। कहने का मतलब कि मान लो यहां पे चार्ज है आपका Q, यहां से 5 मीटर का डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लूं, यहां से 5 मीटर का डिस्टेंस कोई पॉइंट लूं, ठीक है, यहां से 5 मीटर का डिस्टेंस कोई पॉइंट लूं, किसी भी डायरेक्शन में मैं पॉइंट लूं, तो सब जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम ही होगा, क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस था जो वेरी कर सकता था, डिस्टेंस का वैल्यू सेम हो गया। ठीक है, इट मींस कि इफ वी रिमेन कांस्टेंट, यानी अगर r को कांस्टेंट रखते हैं तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सो कीपिंग r कांस्टेंट वी कैन ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, r कांस्टेंट देन v विल बी कांस्टेंट, यानी सेम वैल्यू होगा। ओके, सो इफ r is constant, v will also constant। r वेरी करोगे तो पोटेंशियल भी वेरी हो जाएगा। अब चार्ज एक आपके पास फिक्स है, आप सिर्फ डिस्टेंस वेरी करते जाओ तो बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है। हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कैसे करने का। तो दो टाइप का चार्ज हम जनरली देखते हैं, पॉइंट चार्ज, मतलब एक पॉइंट पे चार्ज रखा है, दूसरा लिनियर चार्ज कि ये पूरा का पूरा चार्ज इस बॉडी पे ओरिएंटेड है। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉइंट चार्ज। सपोज कि एक पॉइंट चार्ज यहां रखा हुआ है Q, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना, यानी ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो इसको कवर करने वाला एक स्फीयर होगा। पॉइंट चार्ज को एक स्फीयर क्या करता है? कंप्लीटली कवर करता है। सो इफ वी ड्रॉ अ स्फीयर, तो ये जो स्फीयर है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्यों? क्योंकि इस सरफेस पे जितना डिस्टेंस यहाँ का है
उतना ही डिस्टेंस यहाँ का है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ का है, उतना ही डिस्टेंस जो है यहाँ का है। हर एक पे r का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, एंड अगर r कांस्टेंट हो तो वोल्टेज क्या है आएगा, पोटेंशियल क्या आएगा, सेम। सो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। सिमिलरली मुझे दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो थोड़ा सा रेडियस चेंज करके ड्रॉ कर देंगे। तीसरा ड्रॉ करना है थोड़ा सा रेडियस चेंज कर देंगे। चौथा ड्रॉ करना है। सो किसी पॉइंट चार्ज का देयर में बी इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये 1 2 3 4 ऐसे ड्रॉ करते जाओ तो इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉसिबल है, ठीक है। सो अगर हमारे सबसे बाहर वाला जो स्फीयर है उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। दैट्स व्हाई दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिमिलरली यहाँ भी इक्विपोटेंशियल सेम होगा, लेकिन हर एक सरफेस का पोटेंशियल अलग है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज आल्सो इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा बिकॉज रेडियस अलग अलग है। सो किसी भी पॉइंट चार्ज के क्रॉस कितने पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल, इनफाइनाइट। देयर आर इनफाइनाइट इक्विपोटेंशियल सरफेस आर पॉसिबल अक्रॉस द अबाउट द चार्ज, ठीक है, जहां पोटेंशियल सेम हो इक्विपोटेंशियल। नाउ अनदर वन इज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए इस पे है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप क्या होगा। जैसे पॉइंट चार्ज था तो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो गया, स्फीयर। कई लोग बोलते हैं सर्कल, सर्कल नहीं, ऐसे सर्कल एक बाउंड्री है, इट इज नॉट अ सरफेस। सर्कल इज जस्ट अ बाउंड्री टू इनक्लोज समथिंग, वो एक सरफेस हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट चार्ज के क्रॉस में एक स्फेरिकल, सो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप क्या होगा, स्फेरिकल, और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट सरफेस पॉसिबल है। अनदर वन इज व्हाट, अनदर one is due to the linear charge distribution. ये था आपका point charge distribution. Another one is, ठीक है, equipotential surface due to linear charge. linear charge के कारण से अपने को इक्विपोटेंशियल निकालना है। linear charge का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपका चार्ज है वो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ तो इस चार्ज से इधर जाऊं या इस डायरेक्शन में जाऊं, पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, जो सरफेस होगा दैट इज सिलेंड्रिकल, ओके, ये सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा। सो डैट कि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस क्या होगा ये, तो यहाँ पोटेंशियल, यहाँ अगर दोनों के दोनों आर है तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम हो जाएगा। इनफैक्ट कोई भी पॉइंट लोगे सब पे पोटेंशियल सेम आएगा। दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो दूसरा सिलेंडर ड्रॉ कर दो, तो इसके हर एक पॉइंट, ये जो सरफेस है हर एक पॉइंट सेम होगा। थर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो थर्ड आप सिलेंडर ड्रॉ कर दीजिए। इसका मतलब कि लीनियर चार्ज का इक्विपोटेंशियल कैसा होता है, लीनियर चार्ज का इक्विपोटेंशियल जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, एंड अगेन इट विल बी इनफाइनाइट, यानी आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड दिस इज फॉर लीनियर चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके। इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल वाला। नाउ इसके प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ओके। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी है, ठीक है, और इस पे बेस्ड कई बारी जेई में एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थोड़ा सा भी अगर कंसेप्ट के लिए मतलब थोड़ा सा भी कंसेप्ट मूव किए तो आंसर गलत आएगा, ओके। नाउ we'll discuss about the property of equipotential surface. Properties of equipotential surface. Okay. So first property,
इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था कभी क्रॉस नहीं करता था, उसके पीछे भी रीजन था। लाइक द सेम इसके पीछे भी है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ऐसा करेगा तो आर का वेरिएशन हो जाएगा। देखिए पहला थ्योरी है इट नेवर इंटरसेक्ट। वाई? मान लीजिए कि ये पॉइंट चार्ज है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा है, तो दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा? नहीं हो सकता। और जब डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो पोटेंशियल सेम नहीं होगा, तो फिर इक्विपोटेंशियल हो ही नहीं सकता। हाँ सरफेस है लेकिन ये इक्विपोटेंशियल नहीं है। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है। अनदर वन इंपॉर्टेंट थियरी इज कि अगर जनरली ऐसा बोला जाए कि चलो ये सर्कल है, एक यहाँ पे कोई चार्ज था, इसको हमने मूव कर दिया यहाँ पे, चार्ज को पहले मान लीजिए चार्ज यहाँ पे था, अब मूव कर दिया यहाँ पे, तो बताओ वर्क डन क्या निकलेगा? तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे, 100 में से 98% ऐसे ही होंगे जो बोलेगा वर्क डन। मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैं इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करूं तो क्या वर्क डन होगा या नहीं होगा? और इसी बात बोले होगा। क्यों? क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि जब तक डिस्प्लेसमेंट जीरो ना हो तब तक वर्क डन जीरो नहीं है। अगर यही क्वेश्चन ये बोलूं कि मैं अगर घुमा करके इसको यहाँ पे रख दूं तो वर्क डन कितना होगा? तो सब का सब हो जाएगा वर्क डन का वैल्यू जीरो। क्यों? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जीरो है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये इक्विपोटेंशियल का सरफेस का कंसेप्ट लगता है, यानी आप यहाँ से इधर भी ले जाओ तो भी वर्क डन जीरो, यहाँ से यहाँ ले जाओ तो भी वर्क डन जीरो, यहाँ से यहाँ पे ले जाओ तो भी वर्क डन जीरो। यानी सर्कल के अलॉन्ग में, यानी जो बाउंड्री है स्फीयर के अलॉन्ग में कहीं भी चार्ज मूव करोगे वर्क डन का वैल्यू जीरो ही होएगा। उसके लिए कंडीशन क्या है ये चेक कीजिए। कहता है कि वर्क डन between any 2 point on equipotential surface is always zero। इसका क्या मतलब है? देखिए मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए Q, तो डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है इक्वल ही होगा सब डिस्टेंस का। यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट A और यहाँ मान लेता हूँ मैं पॉइंट B, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल VA, यहाँ का पोटेंशियल VB, और एज्यूम करते हैं कि Q अमाउंट, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कैपिटल Q अमाउंट को इस पॉइंट से B पॉइंट पे मूव करने का। तो इफ यू नो द पोटेंशियल इन दैट कंडीशन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है चार्ज जिसको मूव करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं मान लीजिए यहां से यहां मूव किया तो मैं मान लेता हूं VA VB। चलिए मैं वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है कि वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, नाउ ये चार्ज यहाँ पे जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये, उस हिसाब से ये सरफेस क्या बन गया? इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल है, इसका मतलब हुआ है कि जितना VA का पोटेंशियल होगा उतना ही VB का पोटेंशियल होगा, तभी तो इक्विपोटेंशियल है। क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस आपका ये भी है। सो पोटेंशियल एट A विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट B। इसका वैल्यू इसमें डालेंगे, सो वर्क डन इज इक्वल टू Q, दोनों का माइनस को V मान लेते हैं तो क्या होगा? V माइनस V। सो वर्क डन इज इक्वल टू कितना? जीरो। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है लेकिन फिर भी वर्क डन जीरो है, बिकॉज ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो आपका सेम है। ठीक है, और सेम पोटेंशियल में कोई भी चार्ज जनरली मूव नहीं करता है। ठीक है, और मूव करेगा भी तो वर्क डन का वैल्यू जीरो। ऐसा नहीं कि मूव नहीं कर सकता है, करो, लेकिन वर्क डन का वैल्यू कितना आएगा आपका? जीरो आएगा।
सो ये दोनों के दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल है, दैट्स वाई मैं थोड़ा ही मूव करूं या पूरा सर्कल मूव करूं, वर्क डन का वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 ही आने वाला है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है जेडब्ल्यू में, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, क्योंकि कॉमन टेंडेंसी जो होता है ना, उसमें कंसेप्ट चेकिंग है कि अगर कंसेप्ट क्लियर है कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में इक्विपोटेंशियल का कंसेप्ट लगता है, तो आपके लिए 2 मिनट, 2 मिनट क्या 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बाय द वे उसको मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सोचते हैं तो उसका आंसर आप 0 कभी लिखोगे ही नहीं। ठीक है, तो ये था आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन। दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी दो पॉइंट के बीच वर्क डन का वैल्यू हमेशा ही कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट वन, थर्ड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। कोई सरफेस इक्विपोटेंशियल है या नहीं है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी आपको कुछ नहीं भी दिया हुआ है, फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि वो सरफेस इक्विपोटेंशियल है या नहीं है। ठीक है, देखते हैं। सो थर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये नहीं है तो इक्विपोटेंशियल होगा ही नहीं। अगर कोई सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये आपका मान लीजिए सेंटर पे चार्ज रखा है, क्यों एज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव से अवे। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो ये होगा। नाउ ये एक टाइप का क्या है, डायमीटर। अगर मैं आप यहाँ पे दिखाना इधर है और ये सरफेस कैसे होगा, तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। किसी कर्व सरफेस है तो उसका सरफेस ड्रॉ करने के लिए वहां टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। वैसे भी मैथ्स का रूल होता है कि डायमीटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑन द सर्कुलर पाथ या स्फीयर। यहाँ की बात करो, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। जहां पे आपको ड्रॉ करना है वहां टेंजेंट ड्रॉ कीजिए तो 90 डिग्री है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ये इक्विपोटेंशियल है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, यहां पे चार्ज रख दूं क्यू, मैं बोलूं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कि नहीं, तो देखते हैं। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो जरूरी नहीं है कि ये वाला जो पॉइंट है वो 90 डिग्री हो, ये वाला पॉइंट ये हो सकता है कि 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे सारे के सारे फील्ड लाइन 90 डिग्री नहीं है, यानी एक ही है जो 90 डिग्री है, सब के सब 90 डिग्री, यानी ये सरफेस इसके लिए इक्विपोटेंशियल हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर इक्विपोटेंशियल है तो 90 डिग्री होगा। और ऐसे भी क्लियर लग रहा है कि ये नजदीक है, ये दूर है, डिस्टेंस चेंज किया तो पोटेंशियल सेम कहाँ से होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम है, ऐसा चेक करना हो तो आप चेक लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होता है, in that condition that surface will be equipotential, otherwise that not belongs to the equipotential surface। ये कंसेप्ट था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अगर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल। अदरवाइज क्वेश्चन आए तो वही थियरी ध्यान से देखने का, बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, सो ये कंसेप्ट था आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड उसके प्रॉपर्टीज का। नाउ we will discuss about the potential energy of electric dipole in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके,
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसके लिए कैलकुलेशन करना है। तो एज्यूम कर लीजिए कि किसी प्लेस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। थ्योरी में कैसे लिखते हैं, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट अ प्लेस, एट अ पॉइंट या एट अ स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। इसमें हमने रख दिया एक डायपोल, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज स्टार्टिंग में ये एंगल थीटा है, चाहे आप थीटा 1 मान लो, assume, कुछ भी। नाउ अगर मैं ऐसे डायपोल रखूंगा तो ये डायपोल ऐसे रहेगा नहीं, क्यों? टॉर्क के कारण से घूम जाएगा, फर्स्ट चैप्टर में आया था। क्यों? बिकॉज इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में, दैट इज QE, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इस नेगेटिव चार्ज पे फील्ड जो फोर्स होगा दैट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है, कपल ऑफ फोर्स बन गया। कपल ऑफ फोर्स मतलब टू फोर्स एक्टिंग एट डिफरेंट प्लेस ऑन द सेम बॉडी। तो एक ही चीज पे, तो ये ऐसे लग रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इसको इधर भी इधर, तो ये बोला पॉइंट क्या होगा, अलाइन होगा, रोटेट कर जाएगा। नाउ इसके टॉर्क के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि किसी भी डायपोल पे टॉर्क कितना लगता है, ठीक है। सो थ्योरी मेंशन कर लेने का, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट अ प्लेस E, ठीक है। नाउ वी प्लेस द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P, हम ऐसे लिख देते हैं कि लेट अ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ dipole moment P is placed in a external electric field E। ऑब्वियसली है, थियरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। थियरी तो अपने से आप लिख सकते हो। नाउ इस डायपोल पे टॉर्क कितना लगेगा, सो टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, टॉर्क कितना था हमने पढ़ा था, डिराइव किया था, टॉ इक्वल टू P क्रॉस E, इलेक्ट्रिक डायपोल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे दैट कंडीशन विल गिव साइन थीटा, ये निकल गया आपका टॉर्क। नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर ऐसे छोड़ दूं तो खुद ब खुद अलाइन हो जाएगा, बट इफ वी वांट टू रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, यहां से उल्टा रोटेट करना है तो वर्क डन करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डू वर्क डन ऑन दैट, क्योंकि वो अपने आप उल्टा मूव करेगा नहीं। तो एज्यूम करते हैं अपने को वर्क डन निकालना है, तो हम एज्यूम करते हैं कि मैंने इस डायपोल को पहले एक छोटा एंगल से घुमाया d थीटा से, ठीक है। थीटा एंगल d लग गया तो फिजिक्स में उसका मतलब होता है स्मॉल, ओके। नाउ तो इस डायपोल को d थीटा एंगल से रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सो यहाँ पे the work done to rotate the electric dipole by an angle d थीटा। अब रोटेट हम अगर d थीटा एंगल से कर रहे हैं तो अपने को वर्क डन भी क्या करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा, तो उसको हम dw मान लेते हैं। तो सो dw वर्क डन इक्वल टू टॉर्क के केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप नॉर्मल मैकेनिक्स में क्या लिखते हैं, वर्क डन का वैल्यू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो रोटेशन में जो काम फोर्स होता है वो रोटेशन में क्या करता है, टॉर्क, और लिनियर डिस्प्लेसमेंट के बदले में क्या आता है आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क के केस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है आपका दैट इज
टॉप इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, एंड दिस इज द नॉर्मल मैथमेटिकल प्रोडक्ट. ऐसा नहीं कि वो मैंने अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता तो मैं वेक्टर सिंबल लिखते हैं. ठीक है, सो नॉर्मल प्रोडक्ट है ये. वैल्यू रख देते हैं. तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क का वैल्यू था दैट इज पी साइन थीटा डी थीटा. तो डी थीटा एंगल से अगर मूव करना है तो अपना वर्क डन ये निकल गया. बट कई बार क्या दिया रहता है कि 30 डिग्री पे है और अपने को 60 डिग्री पे ले जाना है, तो मतलब डिफरेंस कितना का है 30. तो इतना डिफरेंस को हम डी थीटा नहीं लिखते हैं. तो अगर आपको दिया हो कि पहले से डायपोल जो है वो 30 डिग्री पे है, अब डायपोल को रोटेट करके मैं 90 डिग्री पे कर दिया, तो वर्क डन कितना फाइंड होगा या पोटेंशियल कितना स्टोर होगा. तो एज्यूम करते हैं कि स्टार्टिंग का एंगल जो था वो θ1 है. सो टू मूव द टू रोटेट द इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल एंगल θ1 टू फाइनल एंगल θ2. यानी इनिशियल एंगल θ1 मानते हैं और पूरा का पूरा मूव कर रहे हैं हम dθ2. तो पूरा वर्क डन कैसे वर्क डन निकालना है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, जो डेटा दिया और dθ उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो वी विल इंटीग्रेट दैट इज PE sin थीटा इनटू dθ. नाउ d से इंटीग्रेशन हट जाएगा, सो w इज इक्वल टू PE कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इनटू dθ. नाउ sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos थीटा. सो w इज इक्वल टू PE माइनस cos थीटा, और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या था, θ1 टू θ2, θ1 टू θ2. So limit is lower limit θ1, upper limit θ2. Okay. Now अब क्या करना है, वैल्यू प्लेस करना है. तो मैं इस डायग्राम को रिमूव कर देता हूं. सो थर्ड लास्ट स्टेप पे क्या करना है अपने को, वैल्यू. आप क्या कर सकते हैं मैम कि डायरेक्टली पहले माइनस बैक साइड निकाल देते हैं, क्योंकि वैल्यू प्लेस करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है. तो मैं पहले ही माइनस बाहर निकाल देता हूं. तो वर्क डन का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस PE cos थीटा θ1 टू θ2. अपर लिमिट प्लेस करो, सो वर्क डन इक्वल टू माइनस PE cos θ2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज cos θ1. अब आप चाहो तो माइनस साइन इनसाइड में डाल सकते हैं. तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE cos θ1 माइनस cos θ2. This is the work done to rotate the electric dipole. And rotate करने में जो इलेक्ट्रिक डायपोल जितना वर्क डन करना पड़ता है, that stored as a potential energy. कैसे, अगर आप थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दोगे तो क्या होगा, डायपोल खुद ब खुद मूव कर जाएगा. जैसे मैं कि यहाँ सरफेस पर रखा हुआ है, नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो, अगर मैं यहाँ ले गया, अब इसी बात है मुझे इसे वर्क डन करना पड़ा. अब मैं यहाँ से अगर छोड़ दूँ तो बॉडी नीचे आ रहा है. क्यों, क्योंकि बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी था. लेकिन अभी नीचे क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी इसके रेस्पेक्ट में 0 है. यानी बॉडी के पास एनर्जी होगा तो ही वो ऑटोमेटिकली मूव करता है. तो दिस वर्क डन is stored as electric potential energy of dipole. तो खाली करना क्या है, जहां W है वहां U लिख दीजिए, PE cos θ1 minus cos θ2. This is your final expression. Okay. This is expression for potential energy. अब इस
इसमें केसेस निकालोगे तो अलग अलग केस निकल सकता है कि सपोज पहले से ही 90 डिग्री पे है, तब कैसे रोटेट करेंगे। तो ये बेसिकली ये जो है जो दिस इज द जनरल फॉर्मूला, इसमें अलग अलग कंडीशंस दिए रहेंगे तो आप अलग अलग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा प्रोबेबली वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, वो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, दो चार्ज को अगर हम मूव करते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, दैट विल प्रोसीड इन नेक्स्ट लेक्चर। सो go through all the concepts, try to solve the numerical based on this. There's large number of numerical questions are given in your textbook also, there's different in different reference books, okay, and try to understand the concept of physics. Don't try to learn the concept. Once you try to learn the concept, you will not able to use that concept on question. So physics is for understanding, not for learning, okay. We'll meet in next lecture.